इतिहास के पन्नों को पीछे पलटें तो हम खुद को खड़ा पाते हैं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मुहाने पर। मौर्य साम्राज्य का विशाल वटवृक्ष, जिसने कभी पूरे भारत को अपनी छाया में लिया था, अब बूढ़ा होकर ढह रहा था। सीमाएं असुरक्षित थीं और मगध की सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी। कहानी शुरू होती है साल 185 बीसी में। पाटलिपुत्र के मैदानों में मौर्य सम्राट बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग की तलवार चमकी और एक झटके में मौर्य वंश का अंत हो गया। ये केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक सोई हुई सभ्यता की हुंकार थी। पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र के सिंहासन को संभाला और विदिशा को अपना दूसरा मजबूत गढ़ बनाया। पुष्यमित्र के शासन में भारत की फिजाएं बदलने लगी। सदियों बाद अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। ऋषि पतंजलि के मंत्रों की गूंज और वेदों की ऋचाओं ने ब्राह्मण धर्म को फिर से जीवित कर दिया। यह युग वैदिक पुनर्जागरण का काल कहलाया। लेकिन राजा केवल योद्धा नहीं थे। पुष्यमित्र के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र आए, जिनकी वीरता और प्रेम की कहानियों को महान कवि कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में अमर कर दिया। फिर आए वसुमित्र, जिन्होंने सिंधु नदी के तट पर यवन यूनानी आक्रमणकारियों के दांत खट्टे कर दिए और भारत की अखंडता की रक्षा की। पत्थरों की जुबानी, कला और साहित्य। शुंग काल में तलवारों के साथ साथ कलम और छेनी भी खूब चली। संस्कृत साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। जहां एक ओर पतंजलि महाभाष्य लिख रहे थे, वहीं दूसरी ओर कलाकार पत्थरों में जान फूंक रहे थे। सांस्कृतिक मिलन। आज हम जिन भरहुत और सांची के स्तूपों को देखते हैं, उनकी भव्य नक्काशी और पत्थर की वेदिकाएं इसी काल की देन हैं। हालांकि बौद्ध धर्म का प्रभाव राजसी स्तर पर कम हुआ, लेकिन कला के रूप में वो आम जनमानस के बीच और भी निखरकर सामने आया। पश्चिम से यवन यूनानी आक्रमणकारी भारत की समृद्धि को ललचाई नजरों से देख रहे थे, लेकिन शुंग शासकों ने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मथुरा से लेकर विदिशा तक शुंगों की सेना एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी रही। विदिशा के दरबार में ही यवन राजदूत हेलियोडोरस आया, जो भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। जैसे हर सुनहरी दोपहर की शाम होती है, वैसे ही शुंग वंश की शक्ति भी क्षीण होने लगी। भागवत जैसे शक्तिशाली राजाओं के बाद इस वंश में निर्बल शासक आने लगे। लगभग 73 ईसा पूर्व में इस वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या उन्हीं के मंत्री वसुदेव कण्व ने कर दी। इसी के साथ शुंग वंश का सितारा इतिहास के क्षितिज से ओझल हो गया और सत्ता की बागडोर कण्व वंश के हाथों में चली गई। शुंग वंश का इतिहास हमें सिखाता है कि साम्राज्य आते जाते रहते हैं, लेकिन जो संस्कृति और धर्म की नींव को मजबूत करता है, उसका नाम अमर हो जाता है। पुष्यमित्र और उनके उत्तराधिकारियों ने उस समय भारत को संभाला जब